श्रोता बंधुओं, यदि ऐसी स्त्री घर आ जाए तो हर पुरुष भाग्यशाली हो जाता है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को एक पतिव्रता नारी होने की कहानी सुनाने वाला हूं। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, जिस किसी जीवन में यदि ऐसी स्त्री आ जाए तो वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहता। मित्रों, कहते हैं कि एक स्त्री घर की गृहिणी होती है। यदि घर की स्त्री, घर की गृहिणी घर को चाहे तो नर्क और स्वर्ग दोनों ही बना सकती है। मित्रों, इसीलिए आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कहानी को अंत तक देखते रहे और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आप सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप सभी के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह रोज रोज नई ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। श्रोताओं, आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं। आखिर घर की एक पतिव्रता नारी स्त्री कैसी होनी चाहिए। मित्रों, भोजपुर नामक एक गांव में ज्ञान सिंह नाम का एक किसान रहा करता था। ज्ञान सिंह किसान बहुत ही गरीब था, बहुत ही निर्धन था। ज्ञान सिंह किसान के दो पुत्र थे, एक का नाम भोला और एक का नाम किशन था। श्रोताओं, उस किसान की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को जन्म देने के बाद ही परलोक को सिधार गई। मित्रों, अब तो वह किसान अपने दोनों पुत्रों को जैसे तैसे कर कर पाल रहा था। श्रोताओं, जैसे ही धीरे धीरे उस किसान के दोनों पुत्र जवान हुए तो किसान अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने ही गांव के एक सेठ के यहां काम करने लगा। मित्रों, उस सेठ के यहां से किसान को और उसके दोनों पुत्रों को जो भी मिलता, वे तीनों पुत्र, तीनों पिता और पुत्र लाकर उसका भोजन और अपने पेट की भूख को शांत करते। मित्रों, रोज सुबह उठकर भोर के समय भोजन कर वे तीनों ही सेठ के यहां काम करने के लिए चले जाया करते थे। इसी तरह देखते ही देखते काफी वर्ष बीत चुके थे। अब एक दिन किसान के मन में एक ख्याल आता है कि अब तो मेरे दोनों ही पुत्र जवान हो चुके हैं, अब तो मुझे हो ना हो किसी एक का विवाह करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि घर की सच्ची गृहिणी एक स्त्री होती है। मुझे अब अपने घर बहू लानी चाहिए। अब तो यही सोचकर वह ज्ञान सिंह किसान अपने बड़े पुत्र के लिए एक विवाह के योग्य स्त्री ढूंढने लगता है। मित्रों, दूसरे ही दिन वह किसान अपने दोनों पुत्रों को सेठ के यहां काम करने के लिए भेज देता है और स्वयं घर पर रुक जाता है और अपने ही नजदीक के एक पंडित जी को अपने घर बुलाता है। मित्रों, पंडित जी को घर बुलाकर वह किसान पंडित जी से कहता है, पंडित जी, यह बात तो आपको भी पता है कि हमारी पत्नी मेरे दोनों पुत्रों को जन्म देने के बाद ही स्वर्ग को सिधार गई और मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने बड़े पुत्र का विवाह कर दूं। पंडित जी, अब आप मेरे बड़े पुत्र के लिए विवाह योग एक अच्छी सी स्त्री ढूंढिए, एक अच्छी सी विवाह योग कन्या ढूंढिए जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं, क्योंकि कहते हैं कि घर की सच्ची गृहिणी एक स्त्री ही होती है। स्त्री के बिना घर सूना होता है। जिस तरह से बिन बाती के दीपक में उजाला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से बिन स्त्री के घर में उजाला नहीं होता। श्रोता बंधुओं,
अब तो पंडित जी ज्ञान सिंह किसान की उस बात को सुनकर उसके पुत्र के लिए एक विवाह योग्य सुंदर कन्या ढूंढ लेते हैं। उस कन्या का नाम पद्मावती था। मित्रों, अब तो उस किसान के बड़े पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ करा दिया जाता है। श्रोता बंधुओं, विवाह होने के बाद ही उस किसान के बड़े पुत्र के जो पत्नी थी, अर्थात किसान की पुत्र वधू, उसके घर में आ जाती है। मित्रों, जब किसान की पुत्र वधू किसान के घर आती है तो दूसरे ही दिन किसान अपनी पुत्र वधू को अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है और अपनी पुत्र वधू से कहता है, बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी सासू मां तुम्हारे देवर और तुम्हारे पति को जन्म देने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ही ऊपर हैं। बहू, हमारे घर में खाने को दाना नहीं है। जो भी हम तीनों पुत्र और बेटा सुबह सेठ के यहां से कमा कर लाते हैं, उसी से अपना पेट पालते हैं। बहू, अब इस घर को स्वर्ग और नरक बनाना तुम्हारे ही हाथों में है। श्रोता बंधु, अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर वह कन्या अपने ससुर से कहती है, पिताजी, कोई बात नहीं, अब आपका यह घर मेरा घर है और मैं आपके इस घर को स्वर्ग के भांति बना दूंगी। मित्रों, यदि इस कन्या की जगह आजकल की कोई कन्या होती तो वह अपने ससुराल की ऐसी गरीबी को देखकर अपने कर्मों को कोसती। वह अपने मन ही मन सोचती कि मेरे पिता ने मेरा विवाह एक गरीब घर में कर दिया है। मित्रों, परंतु वह एक पद्मावती नाम की कन्या थी जिसने अपने ससुराल की गरीबी को देखकर बिना घबराए अपने ससुराल के दुखों को अपना लिया। मित्रों, अब तो रोज रोज वे तीनों पिता और पुत्र सेठ के यहां काम करने के लिए चले जाया करते थे। उधर वह बेचारी पद्मावती घर का पूरा काम करती और घर का पूरा काम करने के बाद जब शाम को तीनों पिता और पुत्र आते तो उनके लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाया करती थी। मित्रों, धीरे धीरे काफी समय बीतता गया। अब तो एक दिन पद्मावती अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आप कितने वर्ष से उस सेठ के यहां काम कर रहे हैं? मित्रों, पद्मावती की बात को सुनकर वह किसान अपनी बहू से कहता है कि बेटा, हमें उस सेठ के यहां काम करते पूरे 14 वर्ष हो गए हैं। मित्रों, तभी वह कन्या पद्मावती अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आज उस सेठ के यहां जाकर आप कहना कि सेठ जी, अब हमारे घर में एक हमारी पुत्र वधू भी आ गई है। अब आप तनख्वाह हमारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप जिस तनख्वाह को हमें दे रहे हैं उस तनख्वाह से हमारा घर नहीं चल रहा। मित्रों, तभी वह किसान अपनी पुत्र वधू से कहता है, बेटा, तुम्हारी इस बात को मैं उस सेठ से कह तो दूंगा, परंतु कहीं इस बात को सुनकर सेठ गुस्सा होकर हम तीनों को निकाल ना दे। मित्रों, पद्मावती अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, आप जाकर उन्हें कह दीजिएगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। मित्रों, अब तो जैसे ही किसान ने जाकर अपनी दुख भरी बात उस सेठ से कही तो सेठ ने किसान की तनख्वाह और उसके पुत्रों की तनख्वाह बढ़ा दी। मित्रों, अब तो धीरे धीरे किसान के घर में धन ज्यादा आने लगा तो कुछ पैसे को वह लाकर अपनी बहू को दे देते और कुछ पैसे से अपने खाने के लिए भोजन आवश्यक चीजें ले आते थे। मित्रों, जिस पैसे को बचाकर वे तीनों अपनी बहू को देते थे, पद्मावती उस पैसे को अपने पास जमा पूंजी में रखा करती थी। मित्रों, धीरे धीरे उस पैसे को जमा कर कर पद्मावती अपने ससुर से एक दिन कहती है, पिताजी, अब मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठा हो गए हैं, अब आप
इन पैसों से एक अच्छी सी गाय खरीद लाइए। उस गाय के दूध को बेचकर हम थोड़ा और पैसा कमा लेंगे, थोड़ा और धन कमा लेंगे। मित्रों, अब तो उस पैसे से वह किसान अपने घर में एक गाय ले आता है और उस गाय के दूध को बेचकर उन लोगों के घर का खर्च चल जाता था और सेठ के यहां से जो भी पैसे आते थे उस पैसे को लाकर वह अपनी बहू को दे देते थे। मित्रों, धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। उसके बाद उस किसान के घर की स्थिति अच्छी होती गई और देखते ही देखते किसान ने उस सेठ के घर पर काम करना ही छोड़ दिया। मित्रों, अब तो किसान के आसपास के लोग किसान की इस तरक्की को देखकर जलने लगे थे। मित्रों, एक दिन किसान अपने घर में बैठकर रोने लगा। तभी पद्मावती जब अपने ससुर के पास आई तो उसने अपने ससुर को रोता हुआ देखा। अपने ससुर को रोता हुआ देखकर पद्मावती अपने ससुर से कहती है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। मित्रों, अपनी बहू की बात को सुनकर वह किसान अपनी बहू से कहता है, बेटा एक बात तो किसी ने सत्य कही थी कि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकती है। बेटा, आज तुमने हमारे नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। बेटा, एक समय ऐसा था जब हम तीनों बाप बेटे सेठ के यहां से जो भी कमाते थे उसका केवल भोजन ही खाया करते थे, परंतु बहू आज तुमने हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना दिया। अब हमारे पास भगवान की दया से कुछ कमी नहीं है। बहू, यह केवल तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ है। मित्रों, तभी वह किसान अपनी बहू पद्मावती से कहता है, बेटा यदि बहू और घर की गृहिणी हो तो तुम्हारे जैसी, यदि तुम्हारी जैसी गृहिणी सबके घर में हो तो वह मनुष्य भाग्यशाली ही होगा। श्रोता बंधुओं, तो इस तरह से कहते हैं कि घर की गृहिणी घर को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकती है। मित्रों, कहते हैं कि बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरा स्वभाव मनुष्य स्वयं पैदा करता है। मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगली कहानी में इसी तरह की एक रोचक कहानी लेकर आएंगे। श्रोताओ, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।